मैं डॉक्टर मंगला भंवर, KTHM महाविद्यालय नासिक। आज हम धूमिल की रोटी और संसद इस कविता का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम धूमिल का संक्षेप में परिचय देखते हैं, उसके बाद कविता की ओर जाएंगे। धूमिल जी का परिचय इस प्रकार है। धूमिल जी जनकवि सुदामा प्रसाद पांडे। धूमिल का जन्म 9 नवंबर 1936 को उत्तर प्रदेश के खेवली नामक ग्राम में एक निम्न मध्यवर्गीय किसान परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम शिवनायक पांडे और माता का नाम श्रीमती रजवती देवी था। उनके पिता का नाम शिवनायक पांडे और माता का नाम श्रीमती रजवती देवी था। 11 वर्ष की अल्प आयु में ही धूमिल जी के पिताजी गुजर गए। उनकी पितृछाया उनके सर से हट गई। 1963 में धूमिल जी ने हर हुआ के कुर्मा क्षत्रिय इंटरमीडिएट कॉलेज से हाई स्कूल की परीक्षा पास की। तत्पश्चात आर्थिक आवश्यकतावश एक प्राइवेट कंपनी में अल्पकालिक नौकरी भी की। पुनः पढ़ने की लालसा से उन्होंने 1968 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से विद्युत प्रविधि में डिप्लोमा प्राप्त किया। जीवन यापन के लिए उन्होंने मेसर्स तलवार ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के बिजली विभाग में कार्य किया। अपने विद्रोही क्रांतिकारी विचारों से कार्यस्थल को भी प्रभावित करते रहे और इसी कारणवश वरिष्ठ अफसरों के कोपभाजन के पात्र भी बने। उनकी कविताओं में आम जन की पीड़ा और आक्रोश की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। आजीवन मेहनत और संघर्षरत जीवन में कई संकटों का मुकाबला करते हुए पर्वत की तरह अटल रहने वाले धूमिल जी 10 फरवरी 1975 को कालवश हो गए। उस समय उनकी उम्र मात्र 38 वर्ष 2 माह थी। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। काव्य संग्रह देखिए, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र आदि काव्य ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। तो इस प्रकार धूमिल जी का संक्षेप में परिचय था। अब हम सबसे पहले धूमिल जी की कविता रोटी और संसद इसका पाठ करते हैं। इसे मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद रोटी और संसद कविता की भावार्थ की ओर जाते हैं। तो इस प्रकार कविता है। रोटी और संसद। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। तो इस प्रकार एक छोटी सी कविता है, लेकिन उसका भाव गागर में सागर है। तो इस प्रकार ये कविता थी रोटी और संसद। हम उसकी व्याख्या देखते हैं और रोटी और संसद के बारे में विचार विमर्श करते हैं। तो देखिए, रोटी और संसद कविता हिंदी साहित्य के कवि सुदामा पांडे, उनका उपनाम धूमिल है, उन्होंने लिखी है। कविता के गूढ़ अर्थ को सही से समझा जाए तो बेशक ये
चंद लाइनें हमारे देश के हालातों को बयान करती है। कुछ ऐसी ही थी धूमिल की लेखनी जो लगभग 5 दशक पहले ही आज की सच्चाई लिख गई है। आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिसे एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब होता है। वास्तव में आज़ादी के 60 सालों बाद कवि सुदामा पांडे धूमिल की इन कविता को हम प्रासंगिकता भी कह सकते हैं। ये प्रासंगिक है। आगे देखिए, इस कविता की ये पंक्तियां पूरे समाज के लिए ज्वलंत प्रश्न के रूप में आई है। इसमें राजनीतिक व्यवस्था की विद्रूपता दिखाई गई है और उसके साथ साथ लोकतंत्र की विसंगतियों और विडंबनाओं का पूरा ये दस्तावेज है। क्रांतिकारी धूमिल ने ये कविता लिखते समय देश में जो भी चल रहा है, देश के अधिकांश आबादी रोटी के आगे पीछे घूम रही है, उसी रोटी को लेकर उन्होंने ये कविता लिखी है। तो इस कविता में रोटी की दशा का चित्रण उन्होंने किया है। उसी प्रकार रोटी को उन्होंने 3 वर्गों में विभाजित किया है। तो कविता देखते हैं हम। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। तो देखिए, यहाँ धूमिल जी ने वैसे 3 आदमी बताया है। एक आदमी है जो रोटी बेलता है, यानी रोटी बेलने वाला जो आदमी है वह है किसान वर्ग, जो रोटी के लिए अपनी मेहनत मजदूरी करके पसीना एक करके वो हमेशा अपने खेतों में अनाज उगाता है। लेकिन उस अनाज उगाने में जितनी भी मेहनत वो लगाता है उसका मुनाफा उसे नहीं मिलता। उसे वो अपने अनाज को वैसे कम दाम में बेच देता है। लेकिन दूसरा जो आदमी है, एक आदमी रोटी खाता है, यानी रोटी खाने वाला जो आदमी है वह व्यापारी वर्ग है, जो किसान से बहुत ही कम दाम में अनाज खरीदता है और ज़्यादा दाम में वो बेचता है। अधिक लाभ तो व्यापारी वर्ग ही पाता है। जो किसान मेहनत मजदूरी करता है वह ना तो ज़्यादा लाभ उठा पाता है, वो तो कभी कभी कम दाम में बेचने की वजह से 2 वक्त की रोटी के लिए भी मुहताज बन जाता है और कभी कभी उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर भी हो जाता है। तो इस प्रकार ये पहले वाला जो आदमी है रोटी बेलने वाला वो है, और दूसरा आदमी है जो रोटी खाता है। तो ये रोटी खाने वाला आदमी जो है बिना मेहनत बिना मजदूरी करके वो आराम से किसान से अनाज खरीद कर वो उसके साथ खिलवाड़ करता है और खुद अपने स्वार्थ के लिए अपना मुनाफा बढ़ाता है। तो इस प्रकार ये 2 व्यक्ति है। लेकिन यहाँ धूमिल जी जो तीसरा आदमी है, वो तीसरा आदमी कौन है? जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से ही खेलता है। तो इसे धूमिल जी पूछते हैं कि ये तीसरा आदमी कौन है? तो अभी ये तीसरा जो आदमी है वो तीसरा आदमी है राजनेता। जो राजनेता संसद में बैठकर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वैसे तो अपने स्वार्थ के लिए किसानों से खिलवाड़ करता रहता है, उसके भूख के साथ खिलवाड़ करता है, उसके हक के साथ खिलवाड़ करता है, उसकी जरूरतों के साथ वो खिलवाड़ करता है। यही प्रश्न धूमिल को हमेशा सताता रहता है। इसलिए धूमिल जी कहते हैं कि ये तीसरा आदमी कौन है? तो ये तीसरा जो आदमी संसद में बैठकर जो
सिर्फ अपना स्वार्थ साधता रहता है, वही हमारा संसद में बैठने वाला नेता लोग है। तो इस प्रकार ये तीसरा आदमी है। तो ये तीसरा आदमी कौन है सवाल करने पर भी संसद मौन रहती है, संसद इसका कोई जवाब नहीं देती। तो इस प्रकार ये रोटी और संसद कविता है। इस रोटी और संसद कविता में वैसे तो देखा जाए तो किसान वर्ग की मजबूरी का चित्रण भी दिखाई देता है, राजनीति पर करारा व्यंग किया हुआ दिखाई देता है, और उसके साथ साथ मूलभूत जरूरतों के साथ साथ खिलवाड़ करने वाले नेताओं पर प्रहार किया गया है। भ्रष्ट नेताओं की पोल खोलने का प्रयास यहाँ धूमिल जी ने किया है। धन्यवाद।